गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 12 किससे संबंधित है? आज के हमारे वीडियो का टाइटल यही है। इसमें जो उत्तराधिकार का क्रम है वो बताया गया है कि उत्तराधिकार का क्रम किस प्रकार से इसमें डिसाइड होगा। गोत्रजों और बंधुओं में उत्तराधिकार के क्रम के बारे में इसमें बताया गया है। और ये जो उत्तराधिकार के क्रम है ये मृतक से जिसकी जितनी नजदीक की रिश्तेदारी होगी उसी को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। उसमें डिक्रियों से इसकी संगणना की जाएगी। अब ये जो डिक्रियों से जो संगणना इसकी की जाएगी वो मैं आपको बोल के तो नहीं बता सकता, और बुक में जो डेफिनेशन दी गई है उसमें भी इस प्रकार से कोई एग्जाम्पल नहीं दिए गए, लेकिन मैंने आपके लिए ई बुक पीडीएफ के अंदर सरल उदाहरण तैयार करके रखे हैं जो मैं आपको उसी के अंदर से समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और मुझे यकीन है कि वो चीज आपके लिए जरूर आसान होगी। सबसे पहले मैं आपको बुक में सर जो डेफिनेशन दी गई है वो पढ़ के बता देता हूँ। उसके बाद फिर ई बुक पीडीएफ उसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है, जिसमें सारी जानकारी लिखी हुई भी है और उसी में से मैं आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं बुक में से आपको बता देता हूँ, उसमें से समझा देता हूँ। उसके बाद सरल उदाहरणों के साथ ई बुक पीडीएफ के अंदर से मैं आपको आगे की जानकारी दूंगा। धारा 12 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 12 पर हम चर्चा कर रहे हैं। ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमॉन्ग एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स। The order of succession among agnates or cognates is the case may be shall be determined in accordance with the rules of preference laid down hereunder। गोत्रज या बंधुओं में यथा स्थिति उत्तराधिकार का क्रम यहाँ नीचे दिए हुए अधिमान के नियमों के अनुसार अवधारित किया जाएगा। रूल नंबर 1। इसमें कुल 3 रूल दिए गए सर, और उन तीनों रूलों में डिग्रियों की गणना के बारे में बताया गया है। नियम नंबर 1 है ऑफ 2 हीयर्स द वन हु हैज फेवर और नो डिग्रीज ऑफ एसेंट इज प्रेफर्ड। कहने का मतलब क्या हुआ? 2 वारिसों में से उसे अधिमान प्राप्त होगा जिसकी ऊपरली ओर की डिग्रियां अपेक्षातर कम हो या हो ही नहीं। मतलब 2 वारिस हैं तो कहने का मतलब ये हुआ कि 2 वारिस हैं तो उसे जो है कि प्राथमिकता दी जाएगी जिसकी ऊपर वाली डिग्री कम हो। मतलब ऊपर वाली डिग्री में उसकी रिश्तेदारी उस मृतक से नजदीक के साथ हो तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। रूल नंबर 2 में बताया गया है where the number of degree of ascents is the same or none, that here is preferred who has favor of no degrees of descent। जहां की ऊपरली ओर की डिग्रियों की संख्या एक समान हो या हो ही नहीं, उस वारिस को अधिमान प्राप्त होगा जिसकी निचली ओर की डिग्रियां अपेक्षाकृत कम हो या हो ही नहीं। कहने का मतलब यह हुआ सर इसका कि जहां ऊपर की ओर की डिग्रियों की संख्या एक समान है, मतलब ऊपर की जो पीढ़ियों से जो उसकी रिश्तेदारी है वो एक समान है या है ही नहीं, तो उस वारिस को उसमें प्राथमिकता प्राप्त होगी जिसकी निचली ओर की डिग्री उस मृतक से नजदीक हो, अपेक्षाकृत कम हो। रूल नंबर 3 है वेयर नाइदर हियर इज इंटाइटल टू बी प्रेफर्ड टू द अदर अंडर रूल 1 और रूल 2 दे टेक सिमिलेशंस। जहां की नियम 1 या नियम 2 के अधीन कोई सा भी वारिस दूसरे से अधिमान का हकदार ना हो, वह दोनों साथ साथ अंश भागी होंगे। मतलब इस प्रकार से उनके अंदर जो है कि नियम 1 और नियम 2 में जो नजदीकियां बताई गई रिश्तेदारी की वो दोनों एक समान हो तो समान भाग के अंशदार होंगे। वह धारा 13 में डिग्रियों की संगणना के बारे में बताया गया है कि गोत्राजीय बंधुओं के बीच उत्तराधिकार के क्रम अवधारणा के प्रयोजन के लिए निर्वस्यति यथास्थिति ऊपरली डिग्री या निचली डिग्री या दोनों के अनुसार वारिस के संबंधी की संगणना जाएगी। ऊपरली डिग्री और निचली डिग्री की संगणना निर्वसियत को गिनते हुए की जाएगी। हर पीढ़ी एक डिग्री गठित करती है, चाहे ऊपरली चाहे निचली हो। तो ये तो सर मैंने आपको बुक में से परिभाषा बता दी। अब मैं ई बुक पीडीएफ जो मैंने आपके लिए तैयार किया है ये यही जो डिग्रियां हैं उनके मैंने उदाहरण तैयार किए हैं सर एक, ताकि उससे आपको ये चीज और आसानी से समझ में आ सके। तो मैं आपको आगे की जानकारी ई बुक पीडीएफ के अंदर से देता हूँ सर। आइए सर लेट्स गो आगे। वीडियो बढ़ने से पहले बता दो सर, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आप वीडियो को बीच में स्किप करके ना देखिए वरना आप महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित हो जाएंगे। आइए। उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 12 किससे संबंधित है? ये एक बड़ी महत्वपूर्ण ई बुक पीडीएफ बन चुकी है और बनती ही जा रही है, क्योंकि इसमें मैं पिछले जो मेरे वीडियो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जो ई बुक के रिलेटेड जानकारियां वो भी मैंने इसके अंदर शामिल की हैं और ये लगातार बढ़ती ही जा रही है। एक बड़ी महत्वपूर्ण ई बुक ये तैयार हो रही है सर आप लोगों के लिए।
तो मैं अब आगे की जानकारी आपको सीधे मुद्दे की बात पर लेकर चलता हूं और उसके बाद फिर मैं आगे इस ई बुक पीडीएफ से आपका परिचय भी करा दूंगा। आइए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 12 किससे संबंधित है? तो आप इसमें जो देख रहे हैं सर, ये वही डेफिनेशन जो मैंने आपको अभी बुक में से पढ़कर बताई है, वही वर्ड टू वर्ड मैंने इसमें टाइप भी कर दी है। अब हम इसकी सरल व्याख्या को समझ लेते हैं। बुक में जो डेफिनेशन थी वो तो मैंने सर आपको पढ़ के बता दी है। अब इसकी सरल व्याख्या में हम जो आते हैं तो उसमें सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल कर दूं मैं नीचे इसको। अब हम यहाँ से चालू करते हैं इसकी सरल व्याख्या जो मैंने आपको बुक में से पढ़ के बताई थी। उसमें वर्ड काफी डिफिकल्ट थे, हर व्यक्ति की समझ में वो नहीं आते हैं। वकील साहब तो समझ लेते हैं, एक आम व्यक्ति के लिए मैंने ये पीडीएफ इसलिए तैयार किया है क्योंकि अक्सर मेरे व्यूअर्स कहते हैं कि सर आप जो भी जानकारी दें तो उसका एक पीडीएफ हमारे लिए जरूर बनाएं। तो मैंने पीडीएफ तैयार किया है। ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ये जानकारी आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी सर। ये आप एक जनरल नॉलेज समझ लें या अनुभव के आधार पर तैयार किए गए उदाहरण है जो आपको ताकि आपकी समझ में वो चीज आ सके। कई लोगों के मुकदमे आज की तारीख में अदालत में विचाराधीन है इन पॉइंटों को लेकर। गोत्रज बंधु में उत्तराधिकार के क्रम को लेकर धारा 12-13 से संबंधित है। कई लोगों को कई परेशानियां जाती हैं, तो उन सभी लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए मैंने एक सरल व्याख्या करने की कोशिश की है सर। ये मेरा प्रयास है, एक प्रयास है ताकि ये मुद्दा आपको समझ में आ सके। अब हम चालू करते हैं। धारा 12 यह बताती है कि जब किसी मृत हिंदू के पीछे गोत्रजों मतलब एग्नेट्स या बंधुओं मतलब कॉग्नेट्स के आधार पर संपत्ति का उत्तराधिकार तय करना हो और एक से अधिक दावेदार हो तब किसे प्राथमिकता मिलेगी, इसी क्रम का निर्धारण करने के लिए 3 नियम बनाए गए। उसमें नियम नंबर 1 है। नियम नंबर 1 में ऊपर की डिग्री अपर डिग्री कम होने पर प्राथमिकता। सरल भाषा में, जिस वारिस को मृतक से मिलने वाली ऊपरी पीढ़ियों की दूरी मतलब अपर डिग्री कम हो तो उसे प्राथमिकता मिलेगी। क्या मतलब है सर ऊपरी डिग्री का? कि ऊपर की डिग्री का मतलब यह होता है कि मृतक से ऊपर की ओर चढ़ते हुए रिश्ते की दूरी, जैसे पिता इजिकल टू 1 डिग्री, दादा इजिकल टू 2 डिग्री, परदादा इजिकल टू 3 डिग्री। ये इसका क्रम हो गया। इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। रूल नंबर 1 को मान लीजिए कि मृतक का उत्तराधिकार पाने के लिए 2 गोत्रज दावेदार हैं। दावेदार ए मृतक कि मान लीजिए मृतक का उत्तराधिकार पाने के लिए 2 गोत्रज दावेदार हैं। दावेदार ए मृतक का चाचा और दूसरा मृतक का परदादा का भाई। 2 दावेदार हो गए, दोनों गोत्रज हैं, मृतक का चाचा और मृतक के परदादा का भाई। अब इसमें हम जो मृतक के चाचा हैं दावेदार ए, इसको हमने कहा है ई बुक पीडीएफ में, तो इसका रिश्ता मृतक के पिता का भाई मतलब मृतक के पिता के भाई को ही चाचा कहा जाता है। तो ये इसका रिश्ता हो गया इसमें। अब ऊपर जाने की डिग्री में हम इसको देखेंगे तो नंबर 1 में हो गया पिता, उसके बाद दूसरे में हो गया दादा और तीसरे में हो गया दादा का पुत्र यानी चाचा। ये 3 रिश्ते आ गए इसमें और बीच में इसमें कुल मिला के डिग्री हुई 2। कैसे डिग्री 2 हुई सर? कि मृतक का चाचा मतलब मृतक का चाचा मतलब मृतक के पिता का भाई, तो एक तो वो खुद हो गया। उसके बाद मतलब इसमें पिता और दादा का पुत्र यानी चाचा, तो इसमें डिग्रियां हुई सर कुल 2। ये आप इसमें समझ सकते हैं। इसमें डिग्री ऊपर जाने की डिग्री जो है मृतक से लेके ऊपर की बीच की दूरियां इसमें गिनी जाएंगी। तो इसमें ये हो गया 2 डिग्री में। अब हम दूसरे को देखते हैं, मृतक का परदादा का भाई ग्रैंड फादर्स ब्रदर। तो ऊपर जाने की जो इसकी डिग्री है परदादा की, तो परदादा को जैसे कि हमने अभी तीसरी डिग्री में गिना था, ऊपर बताया था, तो उसके भाई तक कुल 3 डिग्री होंगी इसमें परदादा की। तो नियम 1 के अनुसार ए ऊपर की डिग्री कम 2 है, इसलिए ए को इसमें प्राथमिकता मिलेगी गोत्रजों में। ये एक सरल उदाहरण है सर, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा हम देखते हैं नियम नंबर 2। अगर ऊपर की डिग्री बराबर हो तो नीचे की डिग्री देखी जाएंगी। सरल भाषा में अगर 2, ये मैंने इसमें लिख भी दिया है सर, मैं आपको समझा भी रहा हूं, लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको लिखित में चाहिए तो इस ई बुक पीडीएफ के अंदर ये मौजूद है। इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। आगे आपको इसकी और जानकारी मैं बता दूंगा इस ई बुक पीडीएफ के अंदर और क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। नियम नंबर 2, अगर ऊपर की डिग्री बराबर हो और नीचे की डिग्री देखी जाएगी। सरल भाषा में अगर 2 वारिसों की ऊपर की डिग्री समान हो तब देखा जाएगा कि उन्हें मृतक तक आने के लिए नीचे की ओर कितने संबंध तय करने पड़ते हैं। क्या मतलब है निचली डिग्री का, ये भी हम सर समझ लेते हैं। निचली डिग्री इजिकल टू कॉमन एंसेस्टर से नीचे आकर मृतक की दूरी। मतलब
नीचे की डिग्री मतलब जो कॉमन एंस्टर हैं उनसे नीचे मृतक की जो दूरी है वो उसमें देखी जाएगी। इसको उदाहरण से देख लेते हैं हम। रूल नंबर 2 को, दो दावेदार हैं ए और बी। ए में मृतक का बुआ का बेटा और बी में मृतक का मामा। मतलब बुआ का बेटा मतलब मदर्स ब्रदर्स, और मृतक का मामा, इन दोनों के लिए दोनों का जो कॉमन एंस्टर है मृतक का नाना नानी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि मृतक की बुआ का बेटा और मृतक का मामा का बेटा, तो इनके जो है कि एंस्टर जो हुए, इनके पूर्वज हुए, वो मृतक के नाना नानी सेम जनरेशन में आएंगे। तो ऊपर की डिग्री में जो इसमें लिखा हुआ है इजिकल टू माता, और उसमें एरो लगा के मैंने लिखा है नाना अब्लिक नानी, दोनों में समान है। अब नीचे की डिग्री आप देखेंगे तो बुआ का बेटा है, नीचे 2 डिग्री आएंगी, और मामा का बेटा है तो नीचे 1 डिग्री आएगी। जिसकी नीचे की डिग्री कम है यानी बी को इसमें प्राथमिकता मिलेगी। ये हमारे रूल नंबर 2 का जवाब हुआ। इसी को मैंने और एक्सप्लेन करके भी समझाया है। ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया, फुल डिटेल में भी आपको बता देता हूँ। यही उदाहरण है कि हमारे पास 2 दावेदार हैं। आप फिर ध्यान से सुन लीजिएगा, दूसरी बार समझा रहा हूँ कुछ डिटेल के साथ। ए मृतक की बुआ का बेटा, मतलब बुआ मतलब पिता की बहन, और बी मृतक के मामा का बेटा मतलब माँ का भाई। मतलब बुआ मतलब पिता की बहन, और बी मतलब मृतक के मामा का बेटा मतलब माँ का भाई। अब इन दोनों में से किसे प्राथमिकता मिलेगी, इसलिए हम पहले ऊपर की डिग्री और फिर नीचे की डिग्री देखते हैं। पहला चरण है ऊपर की डिग्री। ऊपर की डिग्री मतलब है मृतक से ऊपर और पूर्वजों की दिशा में कितनी पीढ़ियां जाना पड़ता है। दोनों का ऊपर का रिश्ता कौन है? दावेदार ए बुआ का बेटा, मतलब बुआ पिता की बहन, इसलिए आपको ऊपर पिता तक जाना होगा। दावेदार मामा का बेटा, मामा मतलब माँ का भाई, इसलिए आपको ऊपर माँ तक जाना होगा। पिता और माँ दोनों मृतक से एक ही पीढ़ी ऊपर है, यानी मृतक इजिकल टू माँ इजिकल टू नाना नानी, 2 डिग्री हो गए। और मृतक इजिकल टू पिता इजिकल टू दादा दादी, इसमें भी 2 डिग्री हो गए। इसलिए ऊपर दोनों की ऊपर की डिग्री समान है, 2 है। जब ऊपर की डिग्री बराबर हो तब रूल 2 के अनुसार नीचे की डिग्री देखते हैं। अब नीचे की डिग्री हम देख लेते हैं दूसरे चरण में। जब ऊपर की डिग्री समान हो तब रूल 2 में कहा गया है कि जिसकी नीचे जाने वाली डिग्री कम हो उसे प्राथमिकता मिलती है। अब समझिए नीचे की डिग्री क्या है। ऊपर वाले कॉमन जो पूर्वज हैं उसमें ए या बी तक पहुंचने में कितनी पीढ़ियां लगती हैं। नीचे की डिग्री को हम इस प्रकार से समझते हैं कि जैसे दावेदार ए बुआ का बेटा है तो मृतक, और फिर उसके बाद फिर पिता, और उसके बाद दादा दादी, फिर दादा दादी के 2 बच्चे। एक पिता, यहाँ से मृतक पैदा होता है, और दूसरा बुआ, यहाँ से बुआ का बेटा पैदा होता है। नीचे की डिग्री में दादा दादी से बुआ 1 डिग्री हुआ, और बुआ से उसका बेटा 1 डिग्री हुआ। कुल नीचे की 2 डिग्री हुई इसमें। अब दावेदार बी है मामा का बेटा, इसको हम समझ लेते हैं। तो इसमें मृतक, फिर माँ, फिर नाना नानी, फिर नाना नानी के 2 बच्चे आ गए इसमें। एक माँ, यहाँ से मृतक पैदा होता है, दूसरा मामा, यहाँ से मामा का बेटा पैदा होता है। नीचे की डिग्री में नाना नानी से मामा तक 1 डिग्री, और मामा से उसका बेटा 1 डिग्री हो गए। यह भी 2 लगती दिख रही हैं, लेकिन कानून अनुसार मृतक तक नीचे की डिग्री की गणना इस प्रकार होती है कि मृतक की ओर वापस आने पर नाना नानी, माँ और मृतक, ये 2 डिग्री हो गया। और नाना नानी, मामा और मामा का बेटा, ये भी 2 हो गया। लेकिन रूल 2 में तुलना दावेदार और मृतक के बीच सीधे संबंध से इसमें की जाती है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है सर समझने वाली। और इसमें मृतक का मामा का बेटा मृतक का फर्स्ट कजिन मृतक से नीचे आते हुए या 1 डिग्री की श्रेणी में माना जाता है, इसलिए नीचे की डिग्री बी की कम मानी जाती है, इजिकल टू 1। अब इसमें अंतिम निष्कर्ष क्या निकला? ए बुआ का बेटा, नीचे की डिग्री इसकी 2 है सर, और बी है मामा का बेटा, इसकी नीचे की डिग्री 1 निकाली गई है। जिसकी नीचे की डिग्री कम है उसे प्राथमिकता मिलेगी, इसलिए दावेदार बी मामा का बेटे को संपत्ति पर प्राथमिकता प्राप्त होगी। ये सर एक उदाहरण आपको समझाने के लिए तैयार किया है। मतलब इसको आप कह सकते हैं कि एक एक अनुभव के आधार पर, एक जनरल नॉलेज के आधार पर इसको तैयार किया गया है। और जो मेन परिभाषा तो मैंने आपको बुक में बता दी है, आप खुद भी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आप खुद भी उसको समझ सकते हैं। जो बुक में डेफिनेशंस दी गई है उसी को समझाने की कोशिश है मेरी सर। ये मतलब कोई दावा नहीं है मेरा कि जो मैंने कह दिया या मैंने बता दिया वो कानून बन गया। ये एक प्रयास है सर सिर्फ मेरा। आप इस पे किसी भी प्रकार से कानूनी कार्रवाई करने से पहले आप खुद भी आप समझ लें, आपके वकील साहब से भी आप मशवरा कर लें, उसके बाद फिर आप आगे कदम उठाएं। नियम नंबर 3 को देख लेते हैं। यदि किसी को भी नियम 1 या 2 से वरीयता ना मिले तो दोनों बराबर बराबर हिस्सेदार होंगे। सरल भाषा में, अगर ऊपर की और नीचे की दोनों डिग्रियों में दोनों बराबर हो तो कोई भी उच्च नहीं माना जाएगा और दोनों बराबर हिस्से से संपत्ति पाएंगे।
इसको उदाहरण देख लेते हैं रूल नंबर 3 का। दो दावेदार, मृतक के दो चचेरे भाई, दोनों चचेरे भाई हैं, दोनों की ऊपर की डिग्री दो, दादा चाचा ताऊ के बेटे हुए हैं जैसे, और नीचे की डिग्री भी एक है, दोनों समान है, इसलिए दोनों को समान भाग इसमें मिलेगा। इसमें मैं एक लैंडमार्क जजमेंट भी आपके लिए लेकर आया हूं सर, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय का है। एस कुलदीप सिंह और अन्य बनाम करनेल सिंह, बख्शिश सिंह और अन्य, 12 जुलाई 1961 का है। बहुत ढूंढने के बाद, बहुत प्रयास करने के बाद ये जजमेंट मेरे को मिला है, क्योंकि इतनी आसानी से धारा 12 पर कुछ भी मिलना पॉसिबल नहीं था सर, क्योंकि इसके जजमेंट अवेलेबल ही नहीं है कहीं भी। मैंने बहुत सर्च किया, बहुत देखा, जब कहीं जाके एक जजमेंट मेरे को प्राप्त हुआ, वो भी 1961 का, बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट है। इसमें ये इसकी जो डिग्रियों की परिभाषा भी बताई गई है, और किसको किस प्रकार से हिस्सा दिया जाएगा वो भी, वो पूरा जजमेंट मैंने इसमें प्रिंट किया है, और साथ ही उसकी सरल व्याख्या भी की है मैंने, उसको आपको समझाने की कोशिश के लिए, ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें। तो हम पहला इसकी सरल व्याख्या ही देख लेते हैं कि मामला किस बारे में था। यह मामला पुरानी जमीन लगभग 510 कनाल अवाक सिंह नामक व्यक्ति की थी। वह बहुत पहले 1894 में मर गए थे। उनकी विधवा मेहताब कौर 1957 तक जीवित रही। विधवा ने अपने जीवन काल में जमीन का कुछ हिस्सा उपहार में दे दिया था, पर वह उपहार विधवा के जीवन काल तक ही मान्य था। 1957 में जब विधवा की मृत्यु हुई, तब यह तय करना आवश्यक हुआ कि असली उत्तराधिकारी कौन है। अब दूसरा है इसमें कि विवाद क्या था। अवाक सिंह के सभी दूर दराज के रिश्तेदार जमीन पर दावा कर रहे थे। कई लोग 5वीं पीढ़ी डिग्री के थे, कुछ छठी, कुछ 7वीं पीढ़ी के थे। वादियों ने कहा कि हम मृतक के अधिक निकट वाले सगे भाई बंधु हैं, इसलिए धारा 12 और धारा 13 के अनुसार हमको प्राथमिकता है। धारा 12 और धारा 13 हिंदू उत्तराधिकार 1956 की, यही हमारे वीडियो का भी टाइटल है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 12 किससे संबंधित है। ये वही धारा 12 आ चुकी है। तो निचली अदालत ने यह दावा पहले खारिज किया, लेकिन अपील में जिला जज ने कहा कि 5वीं डिग्री वाले सोहन सिंह और बख्शिश सिंह ही असली नजदीकी उत्तराधिकारी हैं। छठी 7वीं डिग्री वाले बाकी के रिश्तेदार पीछे हो जाते हैं। बाकी रिश्तेदार डिफेंडेंट्स हाई कोर्ट में दूसरी अपील लेकर जाएं। तो ये हाई कोर्ट में गए। अब हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। हाई कोर्ट ने बताया कि धारा 12 और 13 लागू होगी, क्योंकि मृतक पुरुष है, क्लास 1 और क्लास 2 का कोई वारिस नहीं है, इसलिए उत्तराधिकारी केवल अग्नेट और कॉग्नेट होंगे, जिनका क्रम धारा 12 से तय होगा। ये इसमें हाई कोर्ट के द्वारा बताया गया। और बी में बताया गया है कि डिग्री की गिनती डिग्री ऑफ रिलेशनशिप धारा 13 के अनुसार की जाएगी। हर पीढ़ी एक डिग्री इसमें माना जाएगा, इक्वल टू। सी है सर इसमें 5वीं डिग्री वाले छठी 7वीं डिग्री वालों से परफर्ड होंगे, मतलब अधिमान्य होंगे, मतलब उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और धारा 12 के नियम बिल्कुल साफ है, जिसमें रूल 3 जो मैंने आपको बुक में से सर पढ़कर बताए थे, हम बुक की बात पहले करेंगे सर, बाकी हमने जो सीखना समझना एक अलग बात है। रूल नंबर 1 है ऊपर की डिग्री कम हो तो प्राथमिकता। रूल नंबर 2 है जब ऊपर की डिग्री बराबर हो तो नीचे की डिग्री कम वाले को प्राथमिकता। और रूल नंबर 3 है यदि दोनों बराबर हो तो दोनों हिस्सा बांटेंगे। इसमें अदालत ने पाया कि बख्शिश सिंह और सोहन सिंह 5वीं डिग्री के निकटतम रिश्तेदार, शेष लोग छठी और 7वीं डिग्री के, इसलिए 7वीं डिग्री के हैं, ये उन्होंने पाया। इसलिए रूल 2 के अनुसार 5वीं डिग्री वाले सबको बाहर कर देते हैं, खेत का पूरा उत्तराधिकार उन्हीं को मिलेगा। और डी में बताया है कि यह तर्क गलत है कि उत्तराधिकार 1894 में खुल गया था। प्रतिवादी ने कहा था कि उत्तराधिकार 1894 में आवक सिंह की मृत्यु के समय खुला था, इसलिए पहले का पुराना कानून लागू होगा। ये उसमें उनके द्वारा अपनी तरफ से बात कही गई थी। अदालत ने इसको अस्वीकार कर दिया और ये कहा कि जब तक विधवा जीवित थी उत्तराधिकार खुला ही नहीं था, उत्तराधिकार केवल उसकी मृत्यु 1957 पर खुला। और 1956 का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम तब लागू हो चुका था, इसलिए नया कानून 1956 एक्ट सेक्शन 12-13 ही लागू होगा, ये इसमें बताया गया। और अंतिम फैसला जो दिया गया उसमें बताया गया कि बख्शिश सिंह और सोहन सिंह 5वीं डिग्री असली निकटतम उत्तराधिकारी, ये इसमें बताया गया। बाकी छठी और 7वीं डिग्री उत्तराधिकार से बाहर, दूसरी अपील खारिज। कोर्ट ने कहा मुकदमे की परिस्थिति देखते हुए हर पक्ष अपना खर्च खुद उठाएगा। और इसका जो सारांश आया उसको 2 लाइन में सर मैं आपको बता देता हूं कि धारा 12 और 13 के अनुसार डिग्री की नजदीकी से ही उत्तराधिकार तय होता है। कम डिग्री मतलब 5वीं डिग्री वाला रिश्तेदार अधिक डिग्री छठी और 7वीं वालों को पूरी तरह हटा देता है। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला है सर, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, जो बड़ा ढूंढने के बाद मिला है, इतनी आसानी से नहीं मिला।
और ये मैंने इसकी सरल व्याख्या की आपको एक समझाने के लिए, और इसको मैंने पूरा इसमें प्रिंट भी किया है। ये आपको बता दूं मैं, ये इसमें पूरे वो लिखे हुए हैं सर, एक वंश वृक्ष बना हुआ उनका पूरे खानदान का। ये पूरा इसमें डिटेल के साथ इसमें धारा 8 को भी बताया गया है, धारा 13 का भी बताया गया, कुछ इसमें से भी पढ़ देता हूँ सर मैं। कि इस मुकदमे में वादीगण ने उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 12 और 13 के आधार पर पूरी संपत्ति पर अपना दावा पेश किया। हालांकि निचली अदालत ने उसे खारिज कर दिया। और ये बताना जरूरी नहीं है कि निचली अदालत ने किन आधारों पर मुकदमा चलाया, क्योंकि अपील पर अमृतसर के अतिरिक्त अतिरिक्त न्यायाधीश ने इस मुकदमे पर फैसला सुनाया था। और उन्होंने कहा था कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 12 और 13 के प्रावधानों के अनुसार सोहन सिंह और बख्शिश सिंह वादीगण निकटतम उत्तराधिकारी थे, और प्रतिवादियों को इससे बाहर रखा गया था। यह उल्लेख किया जा सकता है कि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान सोहन सिंह की मृत्यु हो गई। उनके बेटे तेजा सिंह और जनरल सिंह और उनकी बेटियों द्वारा उनका प्रतिनिधित्व किया गया, लेकिन चूंकि निकटतम उत्तराधिकारी यानी सोहन सिंह और बख्शिश सिंह अपने साथ दूर के उत्तराधिकारियों को वादी के रूप में शामिल कर लिया था, इसलिए उनके द्वारा मुकदमे की डिक्री न करने का कोई सवाल ही नहीं था। क्योंकि निकट के उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकार की पंक्ति में दूर के उत्तराधिकारियों सहित सभी वादियों के पक्ष में डिक्री दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं थी। जहां तक प्रतिवादियों का संबंध है, बख्शिश सिंह और सोहन सिंह के रूप में दूर के उत्तराधिकारी हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से सोहन सिंह और बख्शिश सिंह द्वारा उन्हें बेदखल कर दिया जाएगा। इस मामले के दृष्टिकोण से उन्होंने वादी के मुकदमे को उसकी संपूर्ण डिक्री कर दिया। हरनाम सिंह का वंशज अब इस न्यायालय में दूसरी अपील में लाए, ऐसा उसमें बताया था। और इसमें अंतिम में सर जो बताया है वही पूरा जजमेंट ही है सर, जो आप देख रहे हैं। ये धारा 8 के बारे में भी इसमें लिखा गया है, मैं बता देता हूँ। धारा 8 पुरुषों के मामले में उत्तराधिकार के सामान्य नियम निर्धारित करती है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 है। इसमें मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। इसकी ई बुक पीडीएफ भी मेरे द्वारा बनाई गई है, जो उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। इसमें बताया गया था कि यह विवादित नहीं है कि वादी या प्रतिवादी वर्ग 1 या वर्ग 2 में निर्दिष्ट उत्तराधिकारियों में से एक नहीं है, लेकिन वे अंतिम पुरुष धारक के सगे भाई हैं और धारा 8C में उत्तराधिकारियों की श्रेणी में आएंगे। क्योंकि वर्ग 1 और वर्ग 2 के कोई उत्तराधिकारी नहीं है, इनकी पूरी वारिसान की लिस्ट भी सर मैंने उसी बुक के अंदर प्रिंट की है। वर्ग 1 के वारिसान की लिस्ट, वर्ग 2 के वारिसान की लिस्ट, वर्ग 1 के वारिसान कौन है, वर्ग 2 के वारिसान कौन है, इन सब पे मैं स्पेशल वीडियो भी बना चुका हूँ सर। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 पर तकरीबन 20 वीडियो मेरे चैनल पर मैं अपलोड कर चुका हूँ। हर मुद्दे पर, हर टॉपिक पर उपलब्ध है, आप चाहें तो वहां से जाकर आप उसको देख सकते हैं। इसमें आगे बताया है कि अंतिम पुरुष धारक के उत्तराधिकारी होने हकदार हैं। जहां तक सगे भाइयों का संबंध है, उत्तराधिकार का नियम 12 और 13 में निर्धारित किया गया, जो इस प्रकार है। नियम भी सर इसमें लिख दिया है जजमेंट में। सगोत्र या सजाति के बीच उत्तराधिकार का क्रम जैसा भी मामला हो नीचे दिए गए वरीयता के नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। ये मैं इसको येलो कर दिया सर मैंने। और ये जो नियम सर जो मैंने आपको बुक में से पढ़ के बताए थे, वही नियम इसमें भी दिए हुए हैं। मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ येलो उससे, और एक बार और पढ़ लेता हूँ नियमों को, ताकि ये मैं जो पढ़ रहा हूँ सर ये जजमेंट के अंदर से पढ़ रहा हूँ। इससे पहले जो मैंने आपको पढ़े थे ये बुक के अंदर से पढ़ के बताए थे। धारा 12 में कुल 3 नियम इसमें दिए गए हैं उनके उत्तराधिकारियों का क्रम डिसाइड करने के। वही नियम इस जजमेंट के अंदर भी दिए हैं, मैं उसके अंदर से भी अब आपको पढ़ के बता रहा हूँ। आप ध्यान से सुन लीजिएगा। 2 बार सुनने से हमें बात कभी कभी पहली बार में समझ में नहीं आती है, तो दूसरी बार में हमें आसानी से समझ में आ जाती है। नियम नंबर 1 है, 2 उत्तराधिकारियों में से जिसके पास कम या कोई आरोही डिग्री नहीं है उसे प्राथमिकता दी जाती है। नियम नंबर 2, जहां आरोही डिग्री की संख्या समान या कोई नहीं है वह उत्तराधिकारी वरीयता प्राप्त है जिसके पास कम या कोई वंशज की डिग्री नहीं है। नियम नंबर 3, जहां नियम 1 या 2 के तहत कोई भी उत्तराधिकारी दूसरे पर वरीयता पाने का हकदार नहीं है, वे एक साथ लेते हैं बराबर। ये इसमें सर तीनों नियम हो गए कंप्लीट। और इसमें आगे बताया है कि सगोत्र या सजाति के बीच उत्तराधिकार के क्रम को निर्धारित करने के प्रयोजन के संबंध को आरोही डिग्री या वंश की डिग्री या दोनों के रूप में जैसा भी मामला हो निर्वसति से उनके तक गिना जाएगा। और इसमें आगे और भी बहुत कुछ बताया है, मैंने इसका सारांश तो सर आपको समझा ही दिया। और मैं इसके अंत में जो बताया है वो आपको बता दूं मैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद एक विधवा की मृत्यु हो गई और संपत्ति की पूर्ण स्वामी नहीं बन गई है, तो उसके पति के उत्तराधिकारियों का पता लगाना होगा, और उन उत्तराधिकारियों का पता विधवा की मृत्यु के समय प्रचलित कानून के अनुसार लगाना होगा।
जैसा कि इस मामले में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार इस तर्क में भी कोई दम नहीं है। ये अनुसार इसलिए इस तर्क में भी कोई दम नहीं, ऐसा बताया। और अंत में बताया है कि उपरोक्त कारणों से यह अपील विफल होती है और खारिज की जाती है, लेकिन मामले की परिस्थिति को देखते हुए पक्षकार अपना अपना खर्च स्वयं वहन करने के लिए उनको छोड़ दिया गया, ये इसमें बताया गया है। तो इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने गोत्रज और बंधुओं, एग्नेट्स और कॉग्नेट्स के बीच उत्तराधिकार तय करने की पद्धति, रिश्तेदारी की डिग्री तय करने का तरीका, कौन प्राथमिकता का हकदार है, इन सबको विस्तार से स्पष्ट किया। जो बुक में है वही मुद्दा उसमें भी कानून के तहत उसमें बताया गया है। तो न्यायालय ने कहा है कि उत्तराधिकार में वरीयता का निर्धारण डिग्री ऑफ किनशिप से होगा। पहले ऊपर की डिग्री फिर नीचे की डिग्री, यदि दोनों समान हो तो सह उत्तराधिकारी समझा जाएगा। यह फैसला धारा 12 के सिद्धांतों को मजबूत आधार देता है और आज भी अनेक मामलों में इसको उद्भूत किया जाता है। ये तो सर हमारा हो गया आज के वीडियो का टाइटल, जो था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 12 किससे संबंधित है। तो ये गोत्रज और जो बंधुओं के उत्तराधिकार के क्रम से संबंधित है। इसमें जो बताया गया है, मैंने आपको अभी बुक में से भी सर ये जानकारी दी थी। मैं वही जानकारी आपको शॉर्ट में एक बार और बता दूं ताकि इससे आपको ये आसानी हो जाएगी। धारा 12, तो इसमें ये जो लिखा हुआ है कि धारा 12 गोत्रज और बंधुओं के उत्तराधिकार का क्रम, ऑर्डर ऑफ सक्सेशन एमोंग एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स, ये बुक में डेफिनेशन इसमें दी गई है। तो मैंने आज के इस टॉपिक पर आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। और इसके बाद सर फिर यहाँ से हमारी ई बुक के अध्याय चालू होते हैं। अध्याय 1 में आता है परिचय एवं पृष्ठभूमि। और उसके बाद मैं आपको बता दूं सर कि ये अध्याय मेरी जो मैंने आपको जानकारी दी है, अध्याय 1 हो गया, ये पूरी डिटेल इसमें लिखी हुई है। और अध्याय 2 में पुरुषों की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम, मैं आपको ऊपर से ही परिचित करा देता हूँ सर मुख्य अध्यायों से। कुल 21 अध्याय इसमें लगभग हो चुके हैं सर, और हर अध्याय बढ़ता जा रहा है एक एक वीडियो के बाद। मैं उसको इसी ई बुक में ऐड कर रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी सीरीज, एक ऐसी ई बुक आपको प्राप्त हो जाए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की, कि उसमें जो धाराएं बताई गई हैं उनकी सरल व्याख्या के साथ आपको एक ही पीडीएफ में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हो जाए। कोशिश है ये पॉसिबल हो पाए, ऐसा हर बार संभव नहीं है क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि उस पर मेरे को अलग से ही ई बुक भी बनाना पड़ती है और वीडियो भी बनाना पड़ता है। लेकिन ये सभी धाराएं लगभग एक दूसरे से संबंधित हैं, तो इसलिए मेरे द्वारा उन्हीं टॉपिकों को इसके अंदर भी शामिल कर लिया गया है। अब मैं सबसे पहले आपको सर अध्याय बता देता हूँ। प्रस्तावना है, डिस्क्लेमर है, और उसके बाद फिर यहाँ से सर हमारा विषय सूची चालू होती है। अध्याय 1 में परिचय एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है सर इसमें। और अध्याय 2 में है सर इसमें पुरुष की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम। अध्याय 2 में है सर पुरुष की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम है। और अध्याय 3 में वर्ग 1 और वर्ग 2 के वारिस कौन होते हैं। अध्याय 4 में गोत्रज और एग्नेट्स की परिभाषा और उदाहरण। यहाँ पे मैं बता दूं सर, चूंकि ये हमारी धारा 12 गोत्रज और बंधुओं से संबंधित है तो इसकी परिभाषा को भी हमको समझना जरूरी है। तो आपको मैं बता दूं चलते चलते कि गोत्रज वह व्यक्ति है जो किसी व्यक्ति से केवल पुरुषों की रेखा से रक्त या दत्तक संबंध द्वारा जुड़ा हो। सरल भाषा में हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पिता की ओर चलने वाले रिश्ते, जैसे पिता का भाई, पिता का भाई का बेटा, दादा का भाई और उसका बेटा। उदाहरण है कि यदि राम का बेटा श्याम है और श्याम का बेटा मोहन है तो मोहन राम का गोत्रज कहलाएगा क्योंकि यह रिश्ता केवल पुरुषों की रेखा से है। और सुप्रीम कोर्ट का भी है इसमें। बंधु को समझ लेते हैं, कॉग्नेट्स। बंधु ये धारा 3 में बताया गया सर, 3 गा में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 3 गा में, बंधु वह व्यक्ति है जो रक्त या दत्तक से किसी व्यक्ति से जुड़ा हो परंतु केवल पुरुषों की रेखा से नहीं। सरल भाषा में पुरुष और स्त्री दोनों के माध्यम से संबंध आते हैं इसमें, जैसे माँ का भाई मामा, बहन का बेटा मौसी का बेटा आदि। उदाहरण, यदि सीता की बेटी राधा है और राधा का बेटा गोपाल है तो गोपाल सीता का बंधु कहलाएगा क्योंकि संबंध बेटी के माध्यम से आया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट भी सर लिखा हुआ है, वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन मेन तो डेफिनेशन है सर जो हमारी बुक में दी गई है। यदि हमने उसको समझ लिया तो हम इसको परिवार के अंदर हमारा क्या मुकाम है उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि यदि हमको ये डेफिनेशन नहीं पता होंगी कि हम गोत्रज हैं कि हम बंधु हैं, हम वर्ग 1 के वारिस हैं कि वर्ग 2 के वारिस हैं, हमको ये पता ही नहीं होगा तो हम हमारा उत्तराधिकार उसमें नहीं ढूंढ पाएंगे। हम सालों मुकदमा लड़ते रहेंगे फिजूल की गलत आधारों को लेकर। हमारा भी जीवन बर्बाद होगा, सामने वाला का भी जीवन बर्बाद होगा। अपील पे अपील, अपील पे अपील होंगी, आप सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच जाएंगे
और अंत में आपको वही प्राप्त होगा जो बुक में मेन कानून लिखा हुआ है, क्योंकि जज साहब भी जब उस पर डिसीजन देते हैं तो बुक में जो बेसिक कानून लिखा हुआ है उसी को मद्देनजर रखते हुए उसमें फैसला दिया जाता है। एकोदर रक्त को भी हम समझ लेते हैं, ये वर्ग 2 की जो वारिसान की लिस्ट है उसमें सबसे लास्ट में दिया हुआ है सर एकोदर रक्त शब्द। उसकी अगर डेफिनेशन नहीं मालूम है तो हम उस परिभाषा को नहीं समझ सकते। इसमें इस अनुसूची में भाई या बहन के प्रति निर्देशों में केवल एकोदर रक्त भाई सम्मिलित नहीं है। एकोदर रक्त भाई बहन वह होते हैं जिनकी माँ एक है पर पिता अलग है। ऐसे भाई बहनों को उत्तराधिकार में शामिल नहीं किया गया है। उदाहरण, यदि राम और मोहन की माँ एक है पर पिता अलग अलग है तो दोनों एकोदर रक्त कहलाते हैं और वर्ग 1 या वर्ग 2 के उत्तराधिकारी में नहीं गिने जाएंगे। तो ये हो गया सर हमारा अध्याय 6। और अध्याय 7 में 8 के अंतर्गत संपत्ति के उत्तराधिकार का क्रम। ये वर्ग 1 के वारिसों को दी जाएगी पहले, वो नहीं होंगे तो वर्ग 2 के वारिसों को दी जाएगी, वो भी नहीं होंगे तो दोनों नहीं होंगे तो फिर गोत्रज का नंबर आएगा, गोत्रज भी नहीं होंगे तो फिर बंधु का नंबर आएगा। ये सब बताया गया है। अध्याय 8 में सर निष्कर्ष है, और अध्याय 9 में कुछ सामान्य प्रश्न है, और अध्याय 10 में मृत्यु के बाद उत्तराधिकार क्यों महत्वपूर्ण है, और अध्याय 11 में हिंदू कानून के अनुसार संपत्ति का बंटवारा, और अध्याय 12 में समान अधिकार का सिद्धांत और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय, जिसमें विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा का बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है 2020 का 9SCC। क्यों महत्वपूर्ण है सर? क्योंकि इसमें पुत्रियों को भी पुत्र के समान कोपार्सनल मान लिया गया है, कोपार्सनर मान लिया गया है, और जिस प्रकार से पुत्र संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करता है उतनी ही समान मात्रा में पुत्री भी उस संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करेगी। धारा अध्याय 13 में मुस्लिम एवं अन्य समुदाय के उत्तराधिकारियों का नियम इसमें लिखा गया है, और 14 में व्यवहारिक परामर्श और निष्कर्ष है। 15 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 22 क्या है। अभी इस पे कुछ दिन पहले ही मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया है, और स्पेशल ई बुक PDF भी उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। ये इसी शीर्षक से कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 22 क्या है, पहले खरीदने का अधिकार इस शीर्षक से उपलब्ध है। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है इस टॉपिक को, इस धारा को समझने की, तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख भी सकते हैं, और यदि उसके PDF की आपको आवश्यकता है तो उसकी ई बुक PDF उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप उसको खरीद भी सकते हैं। अध्याय 16 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 क्या है, इस पे भी स्पेशल वीडियो और ई बुक उपलब्ध है सर। अध्याय 17 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 के अंतर्गत कौन सी संपत्ति आएगी, इसका भी सर वीडियो और ई बुक दोनों मेरे चैनल पर उपलब्ध है। अध्याय 18 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 26 संपरिवर्तितों के वंशज निर्हरित होंगे। ये जो है इसका भी स्पेशल वीडियो और स्पेशल ई बुक PDF मेरे चैनल पर उपलब्ध है। सभी ई बुक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक मौजूद मिल जाएगी सर आपको। अध्याय 20 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, पूर्ण और सही जानकारी, इसका भी स्पेशल वीडियो और ई बुक PDF मेरे चैनल पर उपलब्ध है। अध्याय 21 में हिंदू सक्सेशन एक्ट किन लोगों पर लागू होता है, धारा 2(1) और धारा 2(2) एक्सप्लेन विद सुप्रीम कोर्ट केस। ये भी सर इसका भी स्पेशल वीडियो इसी टाइटल शीर्षक से और इसका भी ई बुक PDF मेरे चैनल पर उपलब्ध है। अध्याय 22 में क्या पेट में पल रहे बच्चे को भी विरासत मिलती है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 20, इस पे भी सर मेरा वीडियो उपलब्ध है। 2 दिन पहले ही मैंने इस पे अभी मेरे चैनल पर यह वीडियो अपलोड किया है, और इसकी ई बुक PDF भी उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी है। उसके बाद फिर हमारा यहाँ से होता है सर शुरुआत मुद्दे की बात। ये पूरी वो डेफिनेशन है जो मैंने इसमें टाइप की है, और इस प्रकार से ये अंत में यहाँ पे हम जब पहुँचते हैं सर लगभग इसमें 398 तो हो चुके हैं सर पेज। ये सभी वही PDF हैं, वही जानकारियां भी इसमें मैंने जोड़ ली हैं जो पिछली ई बुक के अंदर मेरे द्वारा दे दी गई थी, क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 काफी छोटा अधिनियम है। इसमें मात्र 31 धारा है। 17 जून 1956 को लागू हुआ है और जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है। तो इसकी जो प्रमुख धारा है सर वो धारा यही है जो मैंने आपको बताई है, और यदि हम इन प्रमुख धाराओं को ही इसके अंदर से अगर हम हटा देंगे तो फिर इस अधिनियम में सर बचेगा क्या सर? आप खुद समझदार हैं, आप इसको समझ सकते हैं। क्योंकि धारा 15 आप देख लें, जैसे कि वसीयत लिखे बगैर यदि किसी हिंदू नारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों में कैसे प्राप्त होगी, तो इसमें एक स्पेशल क्रम दिया गया है, उसी क्रम के अनुसार वो संपत्तियां उनको प्राप्त होंगी। इसकी पूरी डिटेल जानकारी इस पे मैं वीडियो बना चुका हूं, मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसमें जाकर उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। उसका ई बुक PDF भी उसी वीडियो के नीचे
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि निर्वस्यति मरने वाली हिंदू नारी की दशा में जो संपत्ति का जो क्रम दिया गया है, वो इस धारा में जो बताया गया उसी अनुसार वो प्राप्त होंगी। इनका ताल्लुक वर्ग एक के वारिसान की लिस्ट और वर्ग दो के वारिसान की लिस्ट से नहीं है। वर्ग एक के वारिसान की लिस्ट, वर्ग दो के वारिसान की लिस्ट, गोत्रज और बंधु, इनका जो ताल्लुक है वो धारा 8 से, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की। जो हिंदू पुरुष वसीयत लिखे बगैर उसकी मृत्यु हो जाती है, तब उसकी संपत्ति, उसके उत्तराधिकारियों का जो क्रम बताया गया उसमें बताए गए वर्ग एक के वारिस, वर्ग दो के वारिस, गोत्रज और बंधु। तो ये सभी परिभाषाओं को भी हमें समझना जरूरी है। और वर्ग एक के वारिस कौन है, वर्ग दो के वारिस कौन है, आपको पता ही नहीं है, आप बुक में ढूंढना पड़ेगा। आपको बुक में ढूंढने में बहुत परेशानी होगी। तो मैंने ई बुक पीडीएफ के अंदर इसी में से पूरा टाइप कर दिया है सर, उसी में मेरे ई बुक पीडीएफ में वर्ग एक के वारिस और वर्ग दो के वारिस, इनकी पूरी लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। मैं एक बार आपको बता भी देता हूँ उस पर, ताकि वही सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है सर। क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति वसीयत लिखे बगैर मरता है, अगर वसीयत लिख के मरा है तो कोई भी धारा अप्लाई नहीं होगी, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अप्लाई नहीं होगा। फिर उसने वसीयत में जिसको जितनी संपत्ति दी है, मृतक ने जिसको जितनी संपत्ति दी है, उसकी वसीयत के अनुसार वो उनको प्राप्त होगी। वो एक बात का विषय है कि कोई व्यक्ति यदि उस वसीयत से असंतुष्ट होता है और उसको चैलेंज करता है कि ये फर्जी वसीयत है, तो फिर उसको अदालत में दावा लगाना होगा वसीयत को शून्य घोषित करने का। और जिसके पक्ष में वसीयत लिखी गई उसको प्रोबेट लेना होगा। प्रोबेट मतलब वसीयत की वैधता की घोषणा अदालत के द्वारा जब कर दी जाती है, तो वो वसीयत फिर विधि अनुसार सही मान ली जाती है। फिर कोई विवाद नहीं बचता उसके बाद, फिर उसके अनुसार ही वो संपत्तियां उनके उत्तराधिकारियों को मिलती हैं। उसको प्रोबेट लेने की कार्रवाई कहते हैं। और उसमें जो बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति असंतुष्ट है कि वसीयत गलत हुई या वसीयत विधि विरुद्ध हुई, तो वो फिर उसको अलग से दावा करना होगा। वसीयत पर आपत्ति के कुल 50 आधार, इस पे भी सर मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि वसीयत लिखे बगैर जो व्यक्ति मरता है उसी पे ये धाराएं लागू होती हैं। अब मैं आपको वर्ग एक के वारिसान, वर्ग दो के वारिसान से परिचित क्यों करा रहा हूँ, स्पेशल वीडियो तो बना चुका हूँ, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। मैंने उसमें इतनी धीमी गति से पढ़ के बताया उन वारिसानों को, ताकि एक आम व्यक्ति भी घर बैठे बैठे समझ सके कि वो कौन से रिश्तेदार के क्रम में आता है। मैं आपको उसकी झलक बता देता हूँ शॉर्ट में, आइए। वर्ग दो के वारिसान हो गए और ये हो गए सर वर्ग एक के वारिसान। ये जैसे मैंने आपको गोत्रज बंधु की परिभाषा बताई, एकोदर रक्त की परिभाषा बताई, उसी प्रकार से इन वारिसान को भी हमें जानना है। अब जैसे कि वर्ग एक के जो वारिसान हैं जो धारा 8 के तहत यदि कोई हिंदू पुरुष वसीयत लिखे मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है वसीयत लिखे बगैर ही, तो सबसे पहले वर्ग एक के वारिसों को उसकी संपत्ति दी जाएगी। अब वर्ग एक के वारिस कौन है, आपके दिमाग में सबसे पहला ये क्वेश्चन पैदा होता है। तो ये इस लिस्ट में दिए गए सर। जैसे कि मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। पुत्र, पुत्री, विधवा, माता, पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, पूर्व मृत पुत्री की पुत्री का पुत्र, पूर्व मृत पुत्री की पुत्री, पूर्व मृत पुत्र की विधवा, पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की विधवा। और हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा जोड़ा गया 13वें नंबर पे पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत पुत्री का पुत्र, 14 नंबर पे पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत पुत्री की पुत्री, और पूर्व मृत पुत्री के पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत पुत्री की पुत्री, ये बताया गया सर। इसमें नियम भी दिए गए, नियम नंबर 1, 2, 3। और इसको कुछ सरल उदाहरणों से भी मैंने इसमें समझाया है। सारी जानकारी उस ई बुक उस वीडियो में आपको मिल जाएगी। वर्ग दो के वारिसान में कौन आएंगे, ये तो वर्ग एक के वारिसान हो गए। अब आपको पता कैसे लगेगा कि आप वर्ग दो में कि एक में है, तो वर्ग दो में भी बता देता हूँ सर। इसमें पिता वर्ग दो में माना गया है। दूसरा है, दूसरे में 4 दिए गए हैं, जिसमें नंबर 1 है पुत्री की पुत्री का पुत्र, इसमें पुत्र की पुत्री का पुत्र, पुत्री की पुत्री की पुत्री, भाई और बहन। सवाल ये उठता है कि यदि आप मृतक के भाई हैं और बहन हैं तो आप वर्ग दो की सूची में आएंगे। अब आप घर बैठे हुए हैं और संपत्ति को लेकर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, दूर दूर के रिश्तेदार दावेदार हो गए। यदि संपत्ति छोटी है तो फिर भी ठीक है, लेकिन यदि संपत्ति अरबों और खरबों की हो, लाखों और करोड़ों रुपयों की हो, तो पता नहीं सर कहाँ कहाँ से उठकर रिश्तेदार आ जाते हैं। वो व्यक्ति बेचारा असल जो मालिक है, असल जो उत्तराधिकारी है, वही हैरत में पड़ जाता है कि आखिर ये कहाँ से आ गए दावेदार। क्योंकि सर पैसे का तो सभी को जो है कि मन में चाहत होती है कि हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, तो वो भी कोशिश करते हैं। अब उस कोशिश में जब आपको ये पता नहीं होगा कि आप वर्ग एक की लिस्ट में है कि वर्ग दो की लिस्ट में है, तो आप फिर आपका उत्तराधिकार डिसाइड नहीं कर पाएंगे। आपको दावे में भी आपका वो लिखना होगा कि आप वर्ग एक की वारिस में है कि दो में है कि गोत्रज है कि बंधु है।
और उसी के आधार पे फिर कोर्ट से घोषणा की डिग्री ली जाती है अगर कोई विवाद होता है। तो अब ऐसी दशा में आप घर बैठे जान सकते हैं मेरे वीडियो से कि आप किस श्रेणी में आते हैं। वर्ग 2 में मैं बता दूं आपको, तीसरे में आते हैं। इसमें भी 4 दिए हुए हैं। पुत्री के पुत्र का पुत्र, पुत्री के पुत्र की पुत्री, पुत्री की पुत्री का पुत्र और पुत्री की पुत्री की पुत्री। चौथे में भी 4 है। भाई का पुत्र, बहन का पुत्र, भाई की पुत्री, बहन की पुत्री। पांचवें में है पिता का पिता, पिता की माता। छठे में पिता की विधवा, भाई की विधवा। सातवें में पिता का भाई, पिता की बहन। आठवें में माता का पिता, माता की माता। नवे में माता का भाई, माता की बहन। और स्पष्टीकरण में वही एकोदर रक्त की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई थी, यह शब्द इस्तेमाल हुआ है। इस अनुसूची में भाई या बहन के प्रति निर्देशों के अंतर्गत उस भाई या बहन के प्रति निर्देश नहीं है जो केवल एकोदर रक्त के हों। ऊपर मैं अभी डेफिनेशन आपको बता चुका हूं। और ये जो मैंने आपको वर्ग 1 के वारिसान, वर्ग 2 के वारिसान के बारे में जानकारी दी है, तो इसमें पूरी डिटेल के साथ जानकारी, पूरी बारीकी के साथ जानकारी, सरल उदाहरणों के साथ जानकारी, सर्वोच्च न्यायालयों के फैसलों के साथ जानकारी पे मैं स्पेशल वीडियो अपलोड कर चुका हूं सर। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको एक सरसरी तौर पर पढ़ के बता दिया, ताकि जो लोग मेरा वो वीडियो नहीं देख पाए वो इसको देख के इतना तो समझ ही लें कि हाँ ये होती है वर्ग 1 के वारिसों की लिस्ट, इसमें इतने रिश्तेदार होते हैं मरने वाले के। वर्ग 2 के वारिसों की लिस्ट में ये रिश्तेदार हैं मरने वालों के, ये इतना वो समझ सके। गोत्रज की परिभाषा भी बता दी इस वीडियो में, बंधु की भी बता दी, एकोदर रक्त की भी बता दी, वर्ग 1 की अनुसूची, वर्ग 2 की अनुसूचियों को भी बारे में बता दिया, धारा 8 पे भी बता दिया मैंने, धारा 15 पर भी बता दिया। और मेन हमारा जो वीडियो का टॉपिक है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 12 किससे संबंधित है, गोत्रज और उत्तर बंधुओं के उत्तराधिकार के क्रम से संबंधित है। वो नियम और क्रम भी मैंने सरल उदाहरणों के साथ इस वीडियो में आपको समझा दिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। आगे बढ़ने से पहले बता दूं सर, ये जो ई बुक पीडीएफ की मैंने आपको जानकारी दी है, इसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। 199 रुपीज, मात्र 199 रुपए इसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसको खरीद भी सकते हैं। खरीदने की प्रक्रिया ये होगी कि वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपको ई बुक लिखा दिखाई देगा। उसके आगे उसकी लिंक दिखाई देगी। जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने भुगतान का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप 199 रुपीज का भुगतान करेंगे, वैसे ही आपकी ईमेल आईडी पर डाउनलोड का मैसेज आएगा। आपको डाउनलोड डाउनलोड लिखा हुआ दिखाई देगा। जब आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी मोबाइल पर डाउनलोड हो जाएगी। आपके मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, स्मार्टफोन पर ये डाउनलोड हो जाएगी। वहां आप इसको पढ़ भी सकते हैं। इसी प्रकार उसके नीचे ही प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक स्टोर की लिंक दिखाई देगी। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो मेरे प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक स्टोर पर पहुंच जाएंगे और तकरीबन 190 ई बुक मेरे द्वारा अपलोड की जा चुकी हैं आप लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए। ये कोशिश है सर, दावा नहीं है। फैसला तो आखिरी जज साहब ही करेंगे गुण दोषों के आधार पर, लेकिन आपको अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का मेरा एक प्रयास है और ये कार्य निरंतर जारी है। ये वीडियो भी मेरे एक व्यूअर्स ने मुझसे सवाल किया था धारा 12 और 13 पर कि सर धारा 12 और 13 पर आप वीडियो बनाएं। उनका कोई कोर्ट में, अदालत में केस चल रहा था। तो चूंकि सर मैं मेरे काम में भी व्यस्त था, अभी मेरे पास में भी एक बड़ा जबरदस्त मुकदमा आया था। उस पे भी मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। उसके संबंध में आपको शॉर्ट में जाते जाते जानकारी दे दूं। जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो 2023 है और बीएनएस जो है 2023, ये उसी से संबंधित है। ये कंपनी फ्रॉड से रिलेटेड मामला है। अक्सर लोगों के साथ ऐसे धोखे हो जाते हैं। हमारा वीडियो का टॉपिक तो हो चुका है, सारी अतिरिक्त जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि उस मामले में मैं 2 दिन से लगा हुआ था। उसमें सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और बेसिक लॉ देखने में लगा हुआ था। मेरे पास ये वो प्रकरण, उसमें आर्गुमेंट भी करना थी मुझको जज साहब के समक्ष। मामला ये था सर वो कि एक व्यक्ति के पास किसी कंपनी के, जिसको कहते हैं एजेंट या प्रभारी बन के 3 लोग आए। वो 3 लोगों में से एक व्यक्ति को वो जानता था, वो बचपन से जानता था, काफी अच्छा परिचित थे। उन्होंने उनको कहा कि आप हमें पैसा दें, हम इस कंपनी में लगाएंगे तो आपको इतने % रिटर्न प्राप्त होगा हर महीने। अब वो जो पैसे जो लगाने वाले सज्जन थे, उन्होंने उनसे सवाल भी किया कि भाई ये कौन सी कंपनी है और कहाँ पर है, इसका क्या है वर्क। तो उन्होंने बताया कि भाई ये कंपनी जो है कि निवेश आप इसमें करेंगे तो ये बहुत सारे काम करती है और काम करने के बाद उससे कमाई होगी तो आपको इसमें इतने % मतलब रिटर्न आपको प्राप्त होगा। और अगर नहीं होता है तो आप हमसे पैसे ले लेना। आप हमें जानते भी हैं और हमारे जमीन और मकान संपत्ति सब यहीं स्थित है। अब चूंकि भरोसे का मैटर था तो उस व्यक्ति के द्वारा उन पे भरोसा करते हुए, कभी कभी व्यक्ति भरोसा भी कर लेता है सर, और भरोसे में ही आदमी को धोखा देने का मौका मिलता है।
बहुत से लोगों के साथ जीवन में ऐसी घटना हो जाती है कि भरोसे के आधार पर जिन्होंने धोखा खाया है वो फिर दूध का जला छाछ भी फूक 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 कर पीता है। सर एक कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, मतलब वो छाछ भी उसको सफेद दिखती है, दूध भी सफेद दिखता है, तो पहला फूकता है, बाद में यकीन हो जाता है ये छाछ है दूध नहीं है, जब जाके वो पीता है सर। तो वो एक ठोकर खा के व्यक्ति जीवन में अनुभव लेता है। मालिक करे कभी किसी के साथ इतना बड़ा नुकसान ना हो। उन सज्जन ने 27 लाख के आरटीजीएस उनके द्वारा दिए गए खाते के बैंक अकाउंट में जमा करा दी। 27 लाख की बड़ी रकम साहब, बहुत बड़ी रकम होती है श्रीमान जी। वो रकम उनके द्वारा उस खाते में जमा करा दी गई जो उन तीनों के द्वारा उनको दिया गया था, और 1 लाख रुपए डायरेक्ट उन तीनों मुलजिमों के खाते में गूगल पे से जमा करा दिए। जब पेमेंट वहां पहुंच गया तब उन्होंने उनको उसकी जानकारी दी, व्हाट्सएप मैसेज पे भी लिखकर कहा कि हमें पेमेंट प्राप्त हो गया है। अकाउंट नंबर उन्हीं लोगों के द्वारा दिया गया था, व्हाट्सएप पर भी लिख के दिया गया था। जब उन सज्जन से मिलने आए थे तो उनसे लिट पर लिख के कागज लिट पे लिख कर दिया गया था। अब जब पेमेंट उन तक पहुंच गया तो पेमेंट पहुंचने के बाद शुरू के 1-2 महीने तो उनको कुछ पैसे दिए, उनको 1 लाख या 2 लाख रुपए, और उसके बाद अचानक देना बंद कर दिया और यह कहा कि अभी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जब प्रॉब्लम दूर हो जाएगी तब आपको पेमेंट मिलना चालू हो जाएगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने बीतने लगे, उन सज्जन का धैर्य खोने लगा। तब उन सज्जन के द्वारा उनसे कहा गया तो उल्टी पुल्टी बात करने लगे। उसके बाद उन सज्जन के द्वारा रिपोर्ट लिखाने थाने पर गए तो वहां थाने पे भी सर काफी उनके द्वारा दबाव और पॉलिटिक्स बनाई गई। सज्जन की रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई। उसके बाद उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की। उसके बाद फिर एफआईआर दर्ज हुई धारा 420, 34 और 506 आईपीसी में। एफआईआर तो दर्ज हो गई लेकिन पुलिस पुलिस पर इतना भारी दबाव या प्रेशर जो भी था, वो 1 साल तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने ऐसे ही पटक के रखा, ना मुलजिमों को गिरफ्तार किया, जबकि मुलजिम भी उनकी आंखों के सामने ही थे, कोई ज्यादा दूर नहीं थे। अब मामला ये हुआ कि 1 साल बाद पुलिस के द्वारा उसमें खात्मा खारिजा रिपोर्ट अचानक कोर्ट में पेश कर दी गई। उन सज्जन के 28 लाख जो गए उसको वसूल करना, रिकवरी करना, मुलजिमों को गिरफ्तार करना, उनके बैंक अकाउंट, चेकबुक, पासबुक जब्त करना, मोबाइल जब्त करना, ये कार्य तो पुलिस ने किया ही नहीं, और सीधे खात्मा खारिजा रिपोर्ट पेश कर दी कि संज्ञेय प्रकृति का अपराध नहीं पाया जाता, जबकि 420 धारा आईपीसी में 7 साल और उससे अधिक सजा का प्रावधान है, ये संज्ञेय प्रकृति के अपराधों में आता है। उसके बाद भी पुलिस थाना प्रभारी के द्वारा रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई। जब कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई और सज्जन को पता लगा तो उन्हें काफी दुख भी हुआ कि ये किस प्रकार का न्याय है और किस प्रकार से मेरी पूंजी मुझसे लेकर गए जो लोग, और उन लोगों को इस प्रकार से जो है कि गंभीर प्रकृति का मामला नहीं पाया जाता है कि बताया जा रहा है। संज्ञेय मामला वो होता है सर जिसमें पुलिस वारंट के बिना भी गिरफ्तार कर सकती है। असंज्ञेय मामला वो होता है जिसमें पुलिस वारंट मतलब उसमें वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं करती है, और संज्ञेय मामलों में सीधा एफआईआर दर्ज होती है सर। धारा 154 जो इसको कहते हैं भारतीय दंड संहिता पुरानी थी 1860 की, और बीएनएस में 173 में जो है कि एफआईआर दर्ज होती है। तो उनकी तो सर 1 साल का इंतजार, वो इस इंतजार में बैठे रहे कि पुलिस इसमें जांच करेगी और उनको गिरफ्तार करेगी और उनसे उनके पैसों की वसूली होगी। वो सब तो बात रखी के रखी रह गई, और सीधे सट खात्मा खारिजा रिपोर्ट पेश कर दी। अब वो जब जानकारी आई तो उस खात्मा खारिजा रिपोर्ट पर ही आपत्ति की तैयारी में सर मैं 2 दिन से लगा था। उससे संबंधित ला और कानून उसकी उस पे मेरे द्वारा आपत्ति ली गई और कुछ सर्वोच्च न्यायालय के फैसले बताए गए जज साहब को। चूंकि ये बात है कि जज के उसमें बताया गया है कि जज साहब जो है थाना प्रभारी के द्वारा पेश की गई रिपोर्ट को मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो स्वतंत्र हैं। वो उसको निरस्त भी कर सकते हैं और उसको निरस्त करने के बाद दोबारा अनुसंधान का आदेश भी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन। यदि उन पे विश्वास नहीं है तो किसी और एजेंसी को भी उसमें आदेशित कर किया जा सकता है जज साहब के द्वारा। धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता 1973, ये पुरानी उसमें था, और वर्तमान में नए में जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में धारा 173(5) में ये प्रावधान दिए गए। तो उसके तहत वो प्राइवेट इस्तीकासा भी उनके द्वारा पेश किया गया था जो विचाराधीन था, और उसी में ये रिपोर्ट भी आई और उसी में मेरे द्वारा आपत्ति भी पेश की गई। और अभी उसकी पूरी साइटेशंस और पूरी डिटेल जानकारी मेरे द्वारा 2 दिन सर उसी में लगे थे। तो इस वजह से मैं 2 दिन से कोई वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाया, ना कोई वीडियो भी बना नहीं पाया। लेकिन अब उसके आर्गुमेंट होना है, जब उसमें जो भी फैसला होगा जो भी होगा तो उस पर फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए उसी टॉपिक पर लेकर आऊंगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, धोखेबाजी और कंपनी फ्रॉड को लेकर। क्योंकि इस प्रकार के मामले भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं सर आजकल। आप किसी पर भरोसा ना करें, क्योंकि आपकी एक बार पूंजी अगर कोई लोग ले जाते हैं तो ले जाने से पहले तो वो इतने मीठे बनकर आते हैं आपके पास, 10-10 बार आपके घर आते हैं, आपके ऑफिस में आते हैं, चक्कर लगाते हैं, आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं, रिश्तेदारी का हवाला देते हैं, पुराने परिचय का हवाला देते हैं, और जब आपके पैसे वो लेकर जाते हैं
तो उसके बाद फिर मुंह फेर कर भी नहीं देखते। आप लाख फोन लगाएं तो फोन बंद कर लेते हैं। ज्यादा आप बात करें तो गाली गलौज, मारने पीटने तक की धमकी तक आपको देने लगते हैं सर। वो आपको यकीन नहीं होता है कि क्या ये वही लोग हैं जो मेरे पास मीठे बनकर आए थे और जिनको मैंने पैसा दिया था। आपका आंखें तब खुलती हैं। अच्छा, एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो इस प्रकार के नंगे और भूखे किस्म के लोग होते हैं कि यदि आप उनसे कह दो कि 1 लाख रुपया हमें दे दो तो उन्हें 10 लग जाएंगे। वो मतलब बीमार पड़ जाएंगे सर, इतने गरीबी की हालत में होते हैं। इस प्रकार के जो फ्रॉडिया किस्म के लोग होते हैं सर, धोखेबाज किस्म के लोग, उनके लिए 100 रुपए 200 रुपए रोज भी कमाना बड़े मुश्किल भरा काम होता है। क्यों? क्योंकि वो काम करना तो जानते नहीं है। उनका एक माइंड सेट हो गया कि हम धोखा दे के लोगों से पैसा ले लेंगे और हम इस प्रकार की चालबाजी से कार्य करेंगे कि पुलिस प्रशासन कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो ये जो है कि एक प्रशासन पे भी उनका एक प्रश्न चिन्ह होता है। वो बड़े अपने आप को होशियार समझते हैं, लेकिन फिर भी कानून में न्याय है सर। और ऐसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कई जजमेंट भी पारित किए गए, जिसमें इस प्रकार के चीटिंग करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाइयां की गई हैं, उनको सजाएं भी दी गई हैं। तो अपराधी ही होता है और अपराध अपराध ही होता है। कोई भी अपराधी ये ना सोचे कि वो अपराध करने के बाद बच जाएगा। ऊपर वाला तो देख रहा होता है सर। यदि आपने किसी पर ट्रस्ट किया है, भरोसा किया और उसने आपके साथ विश्वासघात किया है, तो ऊपर वाला तो देख रहा है। किया गया कर्म लौट कर आता है सर। आपने नहीं किया कर्म, कर्म तो उन्होंने बुरा किया है, वो उनको ऊपर वाला उसकी जो सजा देगा, वो यदि मालिक ने मौका दिया तो आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि हाँ, ये बुरे कर्मों का ये नतीजा होता है। हम सुनते भी हैं कि ये बुरे कर्म का नतीजा था जो उसके जीवन में ऐसा हुआ। तो ये इस प्रकार से अब ये मामला है सर, अब वर्तमान में विचाराधीन है। और उसमें जो आगे आदेश होगा तो फिर उनकी नकलें वगैरह लेने के बाद फिर उसी से रिलेटेड कानून पे भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। हालांकि मेरा उद्देश्य ये आपको बताना, एक सचेत करना था कि 28 लाख की रकम सर, 28 लाख बहुत बड़ी रकम होती है सर आदमी को अपने जीवन में कमाना। लेकिन वो फ्रॉडी किस्म के, अच्छा लेके कोई दूसरा नहीं गया सर, आए वही लेके उन सज्जन के पास, और उन्होंने ही खाता दिया और उन सज्जन ने उनके बताए गए खाते में पैसा जमा कराया और उसके बाद वो रफू चक्कर हो गए, आज तक उनके पते नहीं है। तो लेकर कौन गया? लेकर वही लोग गए। कंपनी के प्रभारी बनकर कौन आए? वही लोग आए, एजेंट बनकर। तो ये इस प्रकार की धोखेबाजी और चीटिंग बहुत बड़े स्तर पर हो रही है सर आजकल, बहुत बड़े स्तर पर। तो आप सचेत रहें, जागरूक रहें और सावधान रहें। यदि कोई आपके पास आता है तो बिल्कुल उसको मना कर दें कि आप दोबारा इधर मत आना, आप दोबारा इधर मत आना। और यदि आपको लगता है कि वो अन्य लोगों से भी इस प्रकार की धोखेबाजी करने पर आमादा है तो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दें सर। उम्मीद है पुलिस कुछ तो करेगी, कम से कम थाने पे बुला के उससे पूछताछ तो करेगी कि भाई बता तेरे कागज कागज कहाँ है, कौन सी कंपनी है और कैसे निवेश करेगा और कैसे रिटर्न देगा। ये कम से कम पुलिस वाले उससे इतनी जांच तो ले ही लेंगे। तो आप भी जागरूक रहें, सचेत रहें, होशियार रहें। अपने जीवन के अमूल्य पैसा, जिसपे आपके परिवार में आपके बच्चे, परिवार, माँ बाप का हक है, और यदि वो पैसा आपके उन सज्जन के पास होता तो आज वो उनके परिवार पे और घर परिवार पे, संपत्ति पर भी खर्च करते, तो ये काफी एक खुशहाल भरा जीवन होता। लेकिन इस प्रकार के हादसे से एक बहुत बड़ा जो है कि नुकसान होता है जीवन में सर व्यक्ति को। और वो जो फ्रॉडी किस्म के लोग हैं वो अगर बच जाते हैं तो फिर नया फ्रॉड करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए यदि आप में किसी के साथ भी कोई घटना हुई है तो आप सर इंतजार ना करें, सीधे पुलिस थाने में तो रिपोर्ट दर्ज करा ही दें। कम से कम कुछ तो करें सर, कुछ तो करें, हाथ पे हाथ रख कर ना बैठे। क्योंकि ऐसे लोगों को समाज में खुला घूमने देना भी एक अपराध ही है। ये कंपनियों के नाम पर जो लोग ठगी करके जिंदगी भर की कमाई को हड़प के उनके जीवन को नर्क बना रहे हैं लोगों के, और खुद ऐश से जीवन जीने की सोच रहे हैं, तो ऐसे लोगों की जगह सलाखें हैं सर। इनको सलाखों के पीछे होना चाहिए ताकि ये किसी गरीब का घर या किसी पैसे वाले का घर या किसी ईमानदार का घर बर्बाद ना कर सके। इसमें कई बार ऐसा भी होता है सर कि एक आम और सज्जन व्यक्ति तो चुप होकर बैठ जाता, लेकिन यदि कोई गुंडा बदमाश व्यक्ति और उसका पैसा ले लिया तो वो तो सर मारपीट करने पर भी आमादा हो जाता है, और ऐसे लोगों की अकल भी ठिकाने लगा देता है मारपीट करके। तो हर व्यक्ति उसमें नहीं होता है। हर व्यक्ति यही सोचता है कि हम थाने में रिपोर्ट करेंगे, पुलिस केस दर्ज करेगी, कोर्ट में मुकदमा जाएगा, जज साहब इन्हें सजा देंगे और हमें हमारे पैसे वापस दिलवाए जाएंगे। तो एक सही कानूनी प्रक्रिया है सर यही। आप इस सही कानूनी प्रक्रिया का पालन करें। अब मैं जो है कि उस क्लोजर रिपोर्ट पर जो पुलिस के द्वारा 193 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में बताया गया है कि जब पुलिस पूरी जांच कंप्लीट कर लेती है तो क्लोजर रिपोर्ट देती है सर। अब क्लोजर रिपोर्ट जब देती है तो क्लोजर रिपोर्ट में या मतलब रिपोर्ट देती है, सीधी सी बात है। अब वो या तो वो चालान पेश करे, चालान पेश करने में सारे उनके संपत्ति में उनके जो जो अपराध में इस्तेमाल किए गए थे, चेकबुक, मोबाइल, खाता नंबर, पासबुक, ये सब उनसे जब्त करे। ट्रांजेक्शन कहाँ गया? अच्छा, एक बात और बता दूं सर, उन सज्जन का जो ट्रांजेक्शन था
वो जैसे ही उनके खाते में उन्होंने जमा कराए 27 लाख, तो वैसे ही जस्ट 5 मिनट के अंदर ही वो लोग उस खाते में से उसको ट्रांसफर करके एक दूसरे खाते में लिए गए और पुलिस यहाँ आकर रुक गई। इसके आगे पुलिस के द्वारा कोई जांच नहीं की जा रही। उन सज्जन के द्वारा काफी निवेदन किया गया, थाना प्रभारी महोदय से, अनुसंधानकर्ता अधिकारी से भी निवेदन किया गया कि सर मेरे जो है कि काफी जीवन भर की कमाई थी, मैंने खेती की जमीन सेल की थी, वो पैसा मैंने इन लोगों को भरोसे के आधार पर दिया था कि ये निवेश करके मुझे मुनाफा देंगे, ये मेरे साथ इन्होंने धोखा किया और मेरा सारा पैसा हड़प लिया और इस खाते में मैंने जमा कराया था और आपने खुद ने जांच की कि यहाँ से पैसा निकाल के इस खाते में ले गए, तो आप इस खाते वाले से जाकर पूछें कि वो पैसा कहाँ लेकर गया। क्या उस खाते वाले से मिलकर इन्होंने पैसा सब लोगों ने निकाल कर अपने घर में छिपा कर रखा है बोरों में भरकर, या किसी अन्य बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया? आप जांच तो करें सर इसमें। लेकिन उसके आगे सर जांच नहीं की गई थाना प्रभारी महोदय के द्वारा, और उल्टा संज्ञेय अपराध नहीं पाया जाता है कि रिपोर्ट के साथ कोर्ट में जज साहब के समक्ष क्लोजर रिपोर्ट दे दी गई। इसका सीधा सीधा फायदा कहीं ना कहीं अभियुक्त गण को मिल रहा है, क्योंकि आप मेरा वीडियो आप देख रहे हैं सर, आप इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि ये कार्रवाई अगर समाप्त होती है तो इसका फायदा किसको होगा? अभियुक्त गण को ही तो होगा सर, क्योंकि वो तो आराम से घूमेंगे, वो तो बेफिक्र है कि हाँ हमारे पास में तो 30,37,500 या 40 लाख या 50 लाख रुपए आ चुके हैं और वो उनकी एफआईआर भी खत्म हो गई। अब तो ना हमें पुलिस का डर ना कोर्ट का डर, और वो तो फिर वापस उसी राह पर निकल चलेंगे लूटने की दूसरे लोगों को। तो इस प्रकार की भी घटनाएं सर जीवन में आ जाती हैं और ऐसी कानूनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी न्यायालय पे हमें पूरा विश्वास है कि न्याय जरूर प्राप्त होगा हमारे पक्षकार को और वो इस प्रकार की गंभीर स्थिति से जरूर निकलेगा। और पुलिस अधिकारी के द्वारा पेश की गई वो क्लोजर रिपोर्ट को अदालत के द्वारा जरूर निरस्त किया जाएगा, क्योंकि ऐसे कई मामलों में न्यायालय के द्वारा पुलिस के द्वारा पेश की गई क्लोजर रिपोर्ट को निरस्त किया गया है और दोबारा अनुसंधान के आदेश किए गए या मुकदमा दर्ज करके जांच चालू कर दी गई है और अंत में कहीं ना कहीं पीड़ित पक्ष को न्याय जरूर मिला है, भले ही देरी से सही लेकिन न्याय जरूर मिला है। तो हमारा न्याय पे पूरा विश्वास है, भारतीय अदालतों पे हमारा पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार के प्रकरणों में भी जो है कि न्याय प्राप्त होगा और मुलजिमों को सजा होगी और वो जो व्यक्ति के द्वारा पैसे दिए गए थे उसको उसके पैसे की रिकवरी जरूर होगी। और इस प्रकार से जब मैं इसमें आर्गूमेंट कर दूंगा और आर्गूमेंट करने के बाद फिर जो भी फैसला आएगा उनकी सर्टिफाइड कॉपी लूंगा और उसके बाद फिर इससे रिलेटेड मैं वीडियो सर जरूर बनाऊंगा। ये 2 दिन से मैं इसी का ला सर्वोच्च न्यायालय के फैसले आदि और लिखित बहस की तैयारी और इससे संबंधित कानून देखने में मैं लगा हुआ था। तो आज के वीडियो में सर जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 12 की से संबंधित है, इस पे मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।